हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमने बहुपद के लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज बात करने वाले हैं आपके बहुपद के ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिसको अक्सर हम छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको बहुत जगह काम आ सकते हैं। कुछ इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और हो सकता है एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो भाई आज के टॉपिक को आप ध्यान से देखना। आज देखना कि हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको छोड़ते हैं और जिसको हमें थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि अभी तक हमने बहुपद का परिचय से लेके अभी तक बहुपद के विभाजन एल्गोरिथ्म तक सभी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, ये सभी मेन टॉपिक्स है बहुपद के जो हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बहुपद के विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में, सिंपली भाषा में अगर समझे तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये रूप हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। अगर हमारे पास भाज्य भाजक के जगह में हमारा बहुपद आ जाए तो ये जो बहुपद है हमारे पास px और qx है। इस स्थिति में हमें gx भागफल और rx शेषफल मिलता है और इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं, इस समीकरण को कहते हैं बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो जैसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा था वैसे ही इसको भी हम जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम rx या शेषफल की बात करें तो भाई शेषफल की जो घात होती है, इस बहुपद की जो घात होगी वह आपके भागफल की घात से छोटी होती है। ये सभी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। जिस बच्चे को भी इसमें थोड़ा सा भी डाउट है पिछला लेक्चर जाके देख लो। ठीक है, ये एक कंडीशन तब है जब हमारा शेषफल क्या होता है, कम मान होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है जब शेषफल हमारा 0 होता है तो हमें मिलता है px बराबर qx गुणित gx, जहां पे जो qx और gx है हमारे px बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं px को qx से भाग दे दूं, पूरी तरह भाग जाएगा और मेरा भागफल मिल जाएगा gx। तो यहाँ पे जो मेरा भागफल मिल रहा है gx, इसका जो घात होगा और जो इसका घात होगा दोनों क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, इसका जो घात होगा और इसका जो घात होगा दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। अब क्या हमें हर बार पूरे के पूरे दोनों बहुपद को आपस में भाग देकर ये देखना होगा कि इनका घात क्या आ रहा है, या फिर हम डायरेक्ट घात को निकाल सकते हैं? यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। यहाँ पे अगर मेरा ये है px तो ये है मेरा qx। ठीक है, आसान भाषा में। अब यहां से देख सकते हैं, अगर मैं कहूं ये मेरा भाजक है, इसमें से मैं x की घात 3 धन x का वर्ग ऋण x और ऋण 1 को भाग दे दूं, क्या आ जाएगा? यहां से ये x है, यहां x की घात 3 है तो यहां आ जाएगा x का वर्ग। तो x गुणित x का वर्ग करेंगे, क्या मिलेगा, x की घात 3। x का वर्ग गुणित ऋण 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऋण x का वर्ग। अब यहां से घटा देंगे, ऋण चिन्ह धन चिन्ह, आपस में ये हो गया कैंसल। x का वर्ग धन x का वर्ग है तो मिल जाएगा आपको 2x का वर्ग, फिर मिल जाएगा ऋण x। ठीक है, फिर मिल जाएगा ऋण 1। क्लियर बेटा? यहां देखो x का वर्ग है और गुणांक में 2 है, यहाँ x है। ठीक है, x का वर्ग है, गुणांक में 2 है, यहाँ x है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x। 2x का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x का वर्ग। 2x का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास ऋण 2x। इसको हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। जब घटाएंगे ये दोनों आपस में हो गए कैंसल। ऋण x और ये धन 2x है तो हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा और ऋण 1 मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे भी x ऋण 1 है, यहाँ पे भी x ऋण 1 है। आसानी से यहाँ पे 1 से क्या करोगे, गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x ऋण 1 मिल जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अंततः आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल गया है gx का मान, आपके भागफल का मान मिल गया। शेषफल यहाँ पे देख सकते हैं, शेषफल क्या है, rx 0 है। ठीक है,
तो एक बात बताओ, यहाँ पे gx की घात क्या दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर देखो gx की घात क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से हम देख सकते हैं gx की घात जो है वह है सबसे बड़ा चर की घात क्या है, 2 दिखाई दे रही है। तो यहां से हम कहेंगे gx की घात क्या है, 2 है। अब यहां से कुछ आपको अगर चमका होगा तो यहां पे ये समझ में आया होगा कि भाई मेरे पास जो px मतलब मेरे जो भाज्य है उसकी घात 3 थी, मेरा जो भाजक है जो मेरा qx था उसकी घात 1 था। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि px की घात ऋण qx की घात बराबर px बटे qx पूरे की घात, ऐसा कह सकते हैं क्या? सिद्ध करके भी देख लेते हैं। भाई px की घात यहाँ पे 3 है, ठीक है, qx की घात है 1, हो गया 1, बराबर px बटे qx की घात। अगर मैं इसी को देखूं px बटे qx जब हमने किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, gx। तो इसको हम सिंपली gx भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे gx की घात, ठीक है। तो देखो 3 में से 2 गया 1 और gx की घात क्या आया है, 2। तो यहां से 3 में से 1 गया तो 2 और 2 बराबर हो गया 2। यहां से देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि px की घात में से हम qx की घात को घटा दें तो हमें अंततः मिलता है px बटे qx की घात, या फिर हम इसी को gx की घात भी कह सकते हैं सिंपली। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। अब मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे rx क्या है, 0 है। अगर हमारे पास rx का कुछ मान होता तब भी हमारे पास जो gx का मान है, gx की जो घात है वो यही होता, ठीक है। 2 कंडीशन हमारे पास बनता है। एक कंडीशन ये बनता है कि जब rx की घात जो है, या हम सीधा सीधा ये कहें rx बराबर जो है 0 हो, rx बराबर 0 हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि px बटे qx की घात, या फिर हम इसी को कह सकते हैं gx की घात, ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं gx की घात बराबर px की घात ऋण qx की घात, ठीक है। अगर हमारे पास जो शेषफल है 0 हो जाए तो हमने क्या कहा कि px बटे qx की घात बराबर क्या होगा, gx की घात, और यही बराबर होगा हमारे px की घात ऋण qx की घात के। सिंपल। अब यहाँ पे दूसरा क्या कंडीशन है कि rx का कुछ मान हो, ठीक है, rx बराबर कोई मान प्राप्त हो जाए, ठीक है, rx बराबर कुछ मान प्राप्त हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हम जानते हैं हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, इस कंडीशन में हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है, px बराबर qx गुणा gx धन rx। हमें ये वाला क्या मिलता है, ये वाला हमारे पास कंडीशन मिलता है। विभाजन एल्गोरिथम को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं जब हमें rx का कुछ मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, इस कंडीशन में हम शेषफल को भी यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि px बटे qx की घात का क्या मान आ रहा है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि px बटे qx की घात का मान क्या आ रहा है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि gx की घात का मान क्या आएगा। gx की घात का मान यहाँ पे यही आता है, gx की घात बराबर यहाँ पे हम कह सकते हैं px की घात ऋण qx की घात, ठीक है। पहले कंडीशन में हम ये कह सकते थे कि px बटे qx की जो घात है वह बराबर होगा gx की घात के,
और इसको हम px की घात ऋण gx की घात लिख सकते हैं। कब? जब हमारा शेषफल क्या हो, शून्य के बराबर हो जाए। लेकिन जब शेषफल का मान शून्य के बराबर ना मिले, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि इसको हम नहीं बोल सकते, ये वाला पद हम नहीं ले सकते, हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि जो इसका जो मान है वह px की घात ऋण qx की घात के मान के बराबर ही आएगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो gx की घात हमारे पास आएगा वह किसके बराबर होगा, वह हमारे पास होगा px की घात ऋण qx के घात के बराबर होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सभी बच्चे अच्छे से याद रखना। ये हमारे पास अगर कोई भी आपको पूछे px बटे qx की घात, तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो px की घात ऋण qx की घात। ठीक है, तो भाई ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ये अगर कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, px बटे qx की घात का मान डायरेक्टली बता सकते हैं बिना विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि मेरे पास px मतलब कोई बहुपद px है, उसकी घात m आ रहा है, और qx है, उसकी घात n आ रहा है, जहां पे m बड़ा होगा n से, तब px ऋण qx की घात क्या होगा। ये हमको सिंपली एग्जाम में पूछ देता है, ये तो बहुत बेसिक है और बिल्कुल पूछता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे बोल रहा है कि px की घात m है, चलो मैं कह देता हूं कि मेरा px है कुछ इस प्रकार से x की घात 3 धन 2x धन 1, और मैं कह देता हूं कि जो मेरा qx है वह है 3x धन 2। ठीक है, सिंपली यहां कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं m का मान मतलब px की जो घात है क्या है, m है, तो m का मान यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। मैं बात करूं n के मान की, तो यहाँ पे qx की जो घात है वो कितना है, x की घात 1 है, तो n का मान कितना हो गया, 1 हो गया है। प्रश्न में क्या पूछा है कि px ऋण qx की घात बताओ, कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं करूं px ऋण qx, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से मुझे दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा x की घात 3 धन 2x और धन 1, इसमें से घटाएंगे कितना, ऋण 3x और धन 2, तो ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला यहाँ से आपको, यहाँ से मिल जाएगा x की घात 3, 2x है, ऋण 3x है, तो मिल जाएगा ऋण x, 1 है, ऋण 2 है, मिल जाएगा ऋण 1। तो यहाँ से देख सकते हो सबसे बड़ी घात कौन है, 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे बड़ा घात कौन है, 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि भाई px ऋण qx इसकी घात मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। करेक्ट, हम अभी देख रहे थे कि यहाँ पे m का मान 3 है और यहाँ n का मान 1 है, तो क्या समझ में आया, जो बड़ा घात है, जो इन दोनों बहुपदों में से बड़ा घात आपको दिखाई दे रहा है, वही यहाँ पे px ऋण qx का घात मिल रहा है। देखो घात में कितना मिला, 3 मिला, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, px ऋण qx की घात बराबर m। ठीक है, बराबर m, क्योंकि घात बराबर कितना मिला है, 3 मिला है, बराबर m, और m का मान कितना है, 3 है। सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे, सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यदि px की घात बराबर m तथा qx की घात बराबर n, जहां m ग्रेटर देन n हो, तो तब px ऋण qx पूरे की घात कौन होगा, जो बड़ा घात होगा दोनों में से, और बड़ा घात कौन है, बड़ा घात है m, तो सीधे सीधे इसकी घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी।
ठीक है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछ सकता है और कई जगह काम आ सकता है, तो इसको अच्छे से सभी बच्चे ध्यान रखना। इसी टाइप का एक दूसरा यहाँ पे हम स्थिति देख लेते हैं, जब px की घात m qx की घात n है, जहाँ पे n बड़ा है m से, तब px ऋण qx की क्या घात होगी। क्या बोल रहा है, n बड़ा है m से बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो n बड़ा है m से और यहाँ पे px में से qx को घटाया गया, तो क्या घात यहाँ पे अभी भी m ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि n बड़ा है m से, तो हम कहेंगे px ऋण qx की घात बराबर हो जाएगा n। जो बड़ा होगा वही घात होगा, हो सकता है वो निगेटिव में चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं, px बराबर अगर मैं लिख दूं x धन 2, ये बहुपद है, और मैं लिख दूं qx बराबर x का वर्ग ऋण 3x, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो हमारे पास m का मान निकल के आ रहा है, m का मान निकल के आ रहा है वो 1 है, और यहाँ पे हमारे पास जो n का मान निकल के आ रहा है वो है 2, ठीक है। n का मान क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 2 निकल के आ रहा है। देख सकते हैं कि n जो है बड़ा है m से, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं px माइनस qx कर दूं, px में माइनस qx कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 2, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ x का वर्ग धन 3x को। भाई यहाँ पे ऋण चिन्ह के साथ x का वर्ग है, लेकिन अभी भी घात सबसे बड़ा कौन है, x का वर्ग के लिए 2 ही सबसे बड़ा घात है, ठीक है। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, क्या लिखोगे, धन 4x, और यहाँ पे 2 है तो लिखोगे धन 2। तो अभी भी इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है आपको, अभी भी इसकी घात कितनी हो गई, घात बराबर 2 मिल गया, इसका मतलब बराबर किसके मिल गया, n के मिल गया, करेक्ट। तो जो घात बड़ा होगा वही यहाँ पे px माइनस qx का घात हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो n आपको यहाँ पे घात मिल गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पे सिंपली हमारा जो सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे, हमने पढ़ा था शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सामान्यतः हम क्या करते थे, द्विघात बहुपद लेते थे, और द्विघात बहुपद में हम क्या करते थे, शून्यकों और गुणांकों का संबंध देखते थे, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं द्विघात बहुपद के लिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं द्विघात बहुपद के लिए, अगर मेरा द्विघात बहुपद है ax का वर्ग धन bx धन c, करेक्ट, ये मेरा द्विघात बहुपद है, तथा अल्फा व बीटा px के शून्यक है, ठीक है। अल्फा व बीटा क्या है, px के शून्यक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा धन बीटा बराबर हम क्या लेते थे, ऋण b बटे a, और क्या, शून्यकों का गुणन, मतलब अल्फा गुणित बीटा हम क्या लेते थे, c बटे a लेते थे, किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। इसी प्रकार हम त्रिघात बहुपद के लिए भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि ये मेरा द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है और हमें अल्फा व बीटा बहुपद ज्ञात हो, तो हमें एक और नया समीकरण मिलता था, जिसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते थे कि इस कंडीशन में हमारा जो px है उसे हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा, करेक्ट, ये भी हम लिखते थे। इस रूप का भी समीकरण हम देखेंगे किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। तो चलो भाई त्रिघात बहुपद का बात करते हैं। अब यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद के लिए, इस बहुपद के लिए हम कहेंगे px के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, माना, ठीक है।
मान लिया यहाँ पे कि px के शून्य क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। करेक्ट। तो बेटा यहां से हम देख सकते हैं, यहां से यदि मैं सभी शून्यकों का योग करूं, अल्फा धन बीटा धन गामा, मतलब क्या किया मैंने, शून्यकों का योग, तो इसको बराबर किसके लिख सकते हैं, जैसे हम पिछले बार लिखे थे अल्फा धन बीटा के लिए, ऋण b बटे a। फिर दूसरा कंडीशन आता है, दो शून्यकों का गुणन करके सभी का योग। दो शून्यक अल्फा बीटा लिया, गुणा किया, योग किया किसके साथ, बीटा गामा के साथ, फिर योग किया किसके साथ, गामा अल्फा के साथ। ठीक है, ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है c बटे a के। और फिर तीसरा हमारे पास आता है सभी शून्यकों का गुणन, तो अल्फा बीटा गामा, तो क्या मिलेगा, ऋण d बटे में a। क्या मिला, ऋण d बटे में a हमें यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये किसके लिए हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने त्रिघात बहुपद के लिए। करेक्ट। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अगर कभी त्रिघात बहुपद का कोई क्वेश्चन पूछे, आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का गुणन करके उनका योग, और तीन शून्यकों का गुणन करके आप यहाँ पे उनके गुणांकों के साथ उनका संबंध दिखा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे शून्यक दे दिए जाएं तो आप बहुपद भी बना सकते हो। तो बहुपद कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम लिखेंगे, यहां अतः यहां px बराबर, और हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात हो, जो कि हमने यहाँ पे क्या माना है, अल्फा बीटा व गामा माना है, तो इस कंडीशन में हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा, एक बहुपद मिलेगा, जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात 3। देखो सबसे पहले x की घात 3, x की घात 2, x फिर अचर पद चलता है ना। तो सबसे पहले क्या लिया, x की घात 3। पिछले बार का याद है आपको, क्या लेते थे, x का वर्ग, फिर ऋण अल्फा धन बीटा, सेम टू सेम चलेगा। देखो ऋण अल्फा धन बीटा धन गामा, x ले लिया, करेक्ट। फिर धन चिन्ह को लेंगे, धन चिन्ह लेंगे, यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग तक आए, फिर धन चिन्ह लिया, धन चिन्ह लेने के बाद अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है, धन चिन्ह लिया, इसके बाद क्या करेंगे, अब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेके अल्फा बीटा गामा तीनों का योग, और ये हमारा क्या हो गया, अचर पद हो गया। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा अगर हमें ज्ञात हो शून्यक, तो हम यहां से बहुपद भी निकाल सकते हैं, किसको, त्रिघात बहुपद को निकाल भी सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को। तो भाई ये कुछ दो तीन अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हो गए जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये कहीं कहीं काम आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये मेरे पास एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं देखूं, ये मेरे पास त्रिघात बहुपद है, तो मेरा a का मान क्या है, देखो यहाँ पे गुणांक 1 है, b का मान देखो क्या है, ऋण 2 है, c का मान ऋण 7 है, और d का मान कितना है, 14 है। ठीक है, ये है। अब इसके बाद मैं कहूं, माना कि अल्फा बीटा गामा, माना अल्फा बीटा व गामा px के शून्यक है। ठीक है, ये मान लिया। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा, अभी अभी हमने देखा कि भाई शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, ऋण b बटे a होता है, ऋण b बटे a। दो शून्यकों का गुणन करके अगर हम योग कर दें तो किसके बराबर होता है, ये होता है आपके c बटे a के। और अगर तीनों शून्यकों का गुणन कर दें क्या होता है, ऋण d बटे a के बराबर होता है। निकाल कर देखो, तो ऋण b बटे a कहा, तो यहां से हम ऋण चिन्ह लिखे, b का मान ऋण 2, a का मान 1, मान आ गया 2। c का मान देखो ऋण 7 है, a का मान 1 है, ऋण 7 बटे 1 कितना आ गया, ऋण 7 आ गया। d का मान देखो 14 है, तो ऋण 14 हो गया बटे 1, तो यहां से d का मान ऋण 14 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने समीकरण लिखा था उसमें ये मान रखकर देखते हैं कि क्या ये उसे सत्यापित करता है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा शून्यक हो तो हम
बहुपद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बहुपद? x की घात 3 ऋण अल्फा धन बीटा धन गामा x का वर्ग धन अल्फा बीटा धन बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और उसके बाद करेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा। सभी के मान रखकर देखो, यहां से देख सकते हैं x की घात 3 ऋण अल्फा बीटा और गामा तीनों का योग, तीनों का योग करने पे क्या मिला था? 2 मिला था। रख दो मान, कितना आ गया? 2x का वर्ग। अब यहां से दो शून्यकों को गुणा करके योग किया, क्या मिला था? यहां से हमको मिला था ऋण 7। क्या रख दो यहाँ पे? ऋण 7 रख दो, तो ऋण 7x हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, तो इसको हमने गुणा किया था तो ऋण 14 आया था, तो ऋण चिन्ह तो सामने में ही था और ऋण 14 हमारे पास और आ गया। करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग ऋण 7x और धन 14। क्या यही हमारा समीकरण था क्या? देखो x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग ऋण 7x धन 14, देखो बिल्कुल यही हमारा समीकरण था। ठीक है, मतलब जो हमने लिया है बिल्कुल करेक्ट लिया था। ठीक है, तो भाई ऐसे एग्जाम्पल एक दो आप लोग भी बनाकर देखो, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको सिंपली ये याद रखना है। अब ये याद रखने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले आपको बताया गया है द्विघात समीकरण, बस ये उसी प्रकार का ही है, सेम वैसा ही है, ज्यादा अंतर भी नहीं है, तो आपको याद रखने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। ठीक है, तो भाई आज का सेशन कैसा लगा आपको, ये आप जरूर कमेंट करके बताना। आज बहुपद का लास्ट लेक्चर था, इसके पहले हमने बहुपद में सारी चीजें कवर कर ली है, तो आज आपका जो बहुपद का चैप्टर था यहाँ पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो भाई दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है वो 9th में आपने पढ़ा था, एक बार उसको जरूर क्या करना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पढ़ने वाले हैं वो अगले लेक्चर से आपको मिलने वाला है। तो बेटा तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।